वेलकम बैक वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम, घर का सुकून बहुत मैटर करता है। और घर का सुकून होता है जी कि घर में तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से चल रही हों, मियाँ बीवी में अच्छी बाउंडिंग हो, प्यार मोहब्बत हो। बट आजकल इस चीज़ का फुकदान नज़र आ रहा है, हर जगह पर आपको लड़ाई झगड़े नज़र आ रहे हैं। अंदरूनी कहानी कुछ और होती है, दिख कुछ और रहा होता है, लेकिन बैकडोर कुछ और चल रहा होता है। अच्छा जी, अब बहुत सारे लोग शिकायत ये करते हैं कि जी हर रोज़ रूटीन में लड़ाई झगड़े मियाँ बीवी के हो रहे हैं, सब सही चल रहा होता है, बट रूटीन में क्या होता है जी, आपने खाना शाना खाया, आराम से बैठे, एकदम से लड़ाई होगी, पता नहीं वो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, उसके पीछे वजूहात क्या हैं। कुछ हमारे सोशल इश्यूज ऐसे चल रहे होते हैं, बट कुछ मियाँ बीवी के अपने मामलात भी ऐसे होते हैं। और फिर एक चीज़ जो बहुत आम देखी जा रही है वो ये है कि आपको पता चलता है सडनली कि आपके मियाँ ने दूसरी शादी कर ली हुई है और आपको 2-3 साल हो गए, पता भी नहीं है। ये चीज़ें बहुत आम होती चली जा रही हैं। आपका घरेलू सुकून जिसे कहते हैं ना, वो बर्बाद होता चला जा रहा है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं? अब बहुत सारे लोग कहते हैं एक औरत ही औरत की दुश्मन बन गई है। ऐसे में वो मर्द जो कि धोखा दे रहे होते हैं वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, वो क्यों धोखा देते हैं अपनी बीवी को? हमारे साथ बात करने के लिए माहिर नफ्सियात मौजूद हैं डॉक्टर नबीहा अली खान। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं करम अल्लाह की ज़ात का, आप सुनाएं आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। लड़ाई झगड़े मियाँ बीवी के ख़ास तौर पर बढ़ते चले जा रहे हैं। हर दूसरे घर का यही मसला है। खातून हाउसवाइफ है, यही मसला है। जॉब कर रही है, यही मसला है। बच्चे हैं, यही मसला है। बच्चे नहीं हैं, यही मसला है। क्या वजूहात है? देखिए, लड़ाई झगड़े की कोई ना कोई वजह होती है, बगैर किसी वजह की लड़ाई नहीं होती। ये जो आजकल आपके कॉन्सेप्ट्स या मिथ्स बनी हुई है ना कि किसी ने जादू टोना करवा दिया इसलिए मियाँ बीवी के दरमियान में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, मैं कहती हूँ एक दफ़ा देख लें, अपने इर्द गिर्द माहौल का जायज़ा ले लें मियाँ बीवी के असल में क्लैश आ कहाँ रहा है। कोई ना कोई वजह ज़रूर निकलेगी, कोई ना कोई मामला ज़रूर निकलेगा। दोनों में से कोई एक फरीक जो है वो कहीं ना कहीं कोई गलती या कोताही कर रहा है तो लड़ाई हो रही है। ऐसे लड़ाई नहीं होती। कई जगह पर दोनों गलत होते हैं, कई जगह पे गलत फहमियाँ होती हैं, और कई जगह पर जो है कोई एक शख्स धोखा दे रहा होता है। ये 3 एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत काउंट करते हैं साइकोलॉजिकल प्रोसेस में कि अगर आपकी लड़ाई हो रही है, क्योंकि लड़ने वाला शख्स जो है वो किसी वजह से लड़ रहा है ना, उसे कोई तकलीफ हो रही है, कोई परेशानी दूसरे शख्स से जो है वो मालूम हो रही है। और खासतौर पे मियाँ बीवी का रिलेशन, शौहर अक्सर औकात टाइम नहीं देते, या अपना ज़्यादातर टाइम अगर घर आते हैं तो अपने लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन के साथ जो है वो स्पेंड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बीवियों को शिकायत होती है कि मुझे टाइम नहीं देते, बच्चों को टाइम नहीं देते, घर के मामलात में आप इंटरफेरेंस नहीं करते, जिसकी वजह से जो है वो घर सही नहीं चल रहा है। तो थोड़ा सा वक्त हमें भी चाहिए। अब यहाँ पर एक बीवी बिल्कुल राइट पर है, क्योंकि एक शौहर को चाहिए कि वो घर पर वक्त दे, और जब वो घर पर आ जाए तो अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर दे, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट अगर कॉल्स हैं तो उन पर कोई ख़ास किस्म की ट्यून सेट कर लें, ताकि आपको पता ये चल जाए कि आप किसी खास ही बंदे से जो है वो बात करेंगे। और अगर आपके कोई बिजनेसमैन है और डेली रूटीन वाइज इनके वर्क होते हैं, मर्दों के 100 मामलात होते हैं, तो उसके लिए ज़रा एहतियात करें, अपना ना टाइम टेबल बनाएं। पूरी दुनिया में कामयाब तरीन लोग वो हैं जो टाइम टेबल के हिसाब से काम करते हैं। पाकिस्तान वाहिद कंट्री है जहाँ पे लोग 50 घंटे भी काम कर लें तो भी रोते रहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो भी प्रॉब्लम में जो है वो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन रो रहा होगा यहाँ पे कि हमें जो है वो सुकून ही नहीं मिल रहा, हमें कोई अच्छा आगे से जो है वो बेनिफिट ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? हर चीज हुकूमत पे ना डाला करें। हर चीज हुकूमत की जो है वो गलती से नहीं होती, कुछ हमारी अपनी गलतियां भी होती हैं। आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखी है, आपने अपने टाइम को कैरी कैसे करना है और अपने घर को वक्त कैसे देना है, आपने अपने काम को वक्त कैसे देना है। मर्दों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो टाइम मैनेजमेंट का है। इसके लिए मेरे पास बहुत सारी थेरेपीज भी होती हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए, जो हम अक्सर औकात जो मर्द हज़रात को मैं कहती हूँ कि आप ज़रूर लें, और इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा। अगर आप एक ऑफिस में वर्क करते हैं, आप एक जॉब करते हैं, या आप बिजनेसमैन हैं, तो आपने अपने टाइम टेबल को किस तरीके से मैनेज करना है। ये काम अक्सर मैनेजर्स का होता है, लेकिन ये काम हम माहिर नफ्सियात भी करते हैं। और दूसरी बात ये कि आपने अपने घर के टाइम को कैसे मैनेज करना है, मस्ट बी इंपॉर्टेंट। नहीं करेंगे तो लड़ाई होगी। अक्सर औकात चीटिंग हो रही होती है, मर्द की तरफ से या औरत की तरफ से। जहाँ पे आपको फ्रस्ट्रेशन नजर आए, जहाँ पे आपको दूसरे शख्स के अल्फाज में जहर नजर आए, दूसरा शख्स आपकी अच्छाई करने की बजाय बुराई शुरू कर दे, वो शौहर भी हो सकता है, वो बीवी भी हो सकती है, तो समझ लें कि ये डोज कहीं और से मिल रही है, मामला कुछ ख़राब है। क्योंकि देखिए, हर वक्त इंसान जो है वो बिज़नेस के मामलात में या चक्रों में जो है वो नहीं पड़ा होता।
बिजनेस का मामले में जब कोई मर्द बिजी होता है ना तो वो फिर भी टाइम निकाल के अपने घर वालों को देता है, लेकिन अगर किसी दूसरी औरत के चक्कर में कोई मर्द पड़ा होता है ना तो उसे अपनी बीवी जहर लग रही होती है। अच्छा, वो अपनी बीवी को बिल्कुल जो है वो ट्रीटमेंट नहीं देगा, अपनी बीवी उसको जो है वो दुनिया की बदतरीन औरत लग रही होगी और उसे ऐसा महसूस हो रहा कि ये औरत वो है जिसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। बता रही हैं कि हाँ, अगर आपके हस्बैंड में ये निशानियां तो जान लेके वो किसी और औरत में मस्ट भी। ये देखें ज्यादातर ऐसे ही होता है, लेकिन अब ऐसा ना करना शुरू कर दीजिएगा कि हर बंदा अपने हस्बैंड को चेक करना शुरू कर दे कि डॉक्टर नबीहा ने कह दिया था और अब हम जो है आपको चेक करेंगे। हर बंदे की देखिए अपनी अपनी मसरूफियात होती हैं, अपने अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं। जब तक आपके हाथ में शौहर का कोई मजबूत जो है वो कहते हैं ना कि मामला ना लग जाए या आपके पास कोई सबूत ना हो, तब तक आपने घर में लड़ाई नहीं डालनी। ठीक है, ये नहीं आपने करना कि बिला वजह का शक भी आपके रिलेशनशिप में जी बिल्कुल मुश्किलात पैदा करता है। अच्छा, बिला वजह का शक नहीं होता। अच्छा, शक होता है। अच्छा, और शक वहीं होता है जहां मोहब्बत होती है। अच्छा, एक दूसरा बंदा जो शक कर रहा है ना वो आपको टाइम दे रहा है, वो आप पे उसकी कंसंट्रेशन आपके साथ जुड़ी हुई है। इट्स मीन के वो अपने वक्त में से वक्त निकाल के आपके साथ स्पेंड कर रहा है, वो उस पे आप पे उसकी नजर है, ये शक है। लोग शक की डेफिनेशन ही गलत कर रहे हैं यहाँ पे। लोग कह रहे हैं ये शकी औरत है, शक करती है हर वक्त जो है वो अगला बंदा भी उससे बॉदर होना शुरू हो जाता है ना, क्या पीछे बार बार फोन करी जा रही है, नजर रख रही है, मेरे दोस्तों से पूछ रही है। कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं ना, बस अब पीछे पड़ गए, दोस्तों से पूछ रहे, दफ्तर वालों से पूछ रहे कि निकल गए कि नहीं निकल गए। अच्छा, ये गलत बात है। देखें, इस तरह से बीवियों को नहीं भी करना चाहिए। जब एक्सट्रीम लेवल पे शक बढ़ता है तो वो बीमारी कंसीडर होता है। एक्सट्रीम लेवल पे कोई भी चीज चली जाए तो आपको पता है बीमारी बन जाती है। तो ये जहनी बीमारियों में एक बीमारी फिर शक बन जाता है। अगर तो आप ऑफिस के कुलीग्स को फोन कर रहे हैं, आप कहीं पे भी फोन कर बार बार पूछ रहे हैं कि अभी ऑफिस में है, कहाँ पर है। देखिए, ऑफिस के मामलात में या तो फिर आप अपने कोई कैसा कैमरा फिट कर दें या पता नहीं कोई ऐसा कैमरा इजाद कर लें जो शौहरों के साथ लगा दें, अटैच कर दें, ताकि बीवियां देखती रही कि हमारा शौहर कहाँ जा रहा है। लेकिन आजकल के शौहर, मैं समझती हूँ कि आप मुझे ये बता दें, बीवी को जरूरत है अपने शौहर पे नजर रखने की? मुझे नहीं लगता कि नज़र रखनी चाहिए, लेकिन इतनी नज़र ज़रूर रखनी चाहिए कि शौहर की एक्टिविटी क्या है। क्योंकि जो बीवियां बिल्कुल शौहरों को छोड़ देती हैं उनके शौहर फिर दूसरी ख़वातीन के साथ ज़रूर अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर वहाँ दूसरी शादियां भी हो जाती हैं और ख़वातीन को पता ही नहीं होता। अक्सर औक़ात ख़वातीन मेरे पास आती हैं तो कहती हैं हमें तो पता ही नहीं चला, घर भी प्रॉपर टाइम दे रहे थे और हम मेरे साथ भी जो है बच्चों के साथ भी ठीक थे, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि दूसरी शादी कर लेंगे, लेकिन बाहर उन्होंने दूसरी शादी की हुई है। औरत ने अपनी एक्सेस मर्द को बहुत ज्यादा दे दी है माशरे में। औरतें एक वक्त हुआ करता था कि इज्जतदार हुआ करती थी, बाहर निकलती थी तो अपने घरों को सपोर्ट करने के लिए या अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए निकलती थी। इस वक्त जो है वो ज़िंदगियां उजाड़ने के लिए जो है वो अक्सर औक़ात ख़वातीन जो आपको नज़र आती हैं बन संवर के, बन ठन के आना और एक्सट्रीम लेवल पर जो है वो खुशबुएँ लगाना। अब जब कोई एक अच्छी खुशबू वाली खातून आपके पास से गुजरेगी तो मर्द तो जो है वो मुड़ के देखेगा। जब एक अच्छी मेकअप में लदी हुई जो है वो खातून एक अच्छे कपड़े पहने हुए जो है वो गुजरेगी तो वो अपनी बीवी तो नहीं देखेगा, वो तो फिर उसको ही देखेगा। और अगर वो उसको जो है वो लिफ्ट करा देगी किसी भी मामले में, किसी भी लालच की बेस पे, तो बस फिर उसका घर खराब हो गया। मर्दों को ये सोचना है कि बाहर की औरत में और आपके घर की औरत में फ़र्क है। आपके घर की औरत वो है जो सारा दिन सारी रात हर वक्त हमा वक्त आपके साथ है। वो हर वक्त तैयार नहीं रह सकती, वो हर वक्त आपको अकोमोडेट नहीं कर सकती, उसके अपने मसाइल भी हैं। और मर्दों को ये समझना होगा कि बाहर जो औरत आ रही है वो आपसे चंद मिनटों के लिए, चंद घंटों के लिए मुलाकात कर रही है। उसने तो तैयार होकर ही आना है, वो घर जाके उसकी भी बूथी वैसी हो जानी है, वो भी वैसी हो जाएगी जब मुंह धोएगी। औरत को अगर देखना है ना या उसके हुस्न को परखना है तो उसे मेकअप के बगैर देखें, फिर आपको पता चलेगा कि ये औरत खूबसूरत है या नहीं है। बालों से अंदाज़ा हो जाता है, आंखों से अंदाज़ा हो जाता है, आपके फेस फीचर्स से अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन सबसे खूबसूरत औरत वो है जो किसी शादीशुदा मर्द की जिंदगी में आके उसका घर बर्बाद ना करे। सबसे खूबसूरत औरत है। और सबसे बदतरीन औरत है जो किसी के बच्चों के होते हुए, किसी के शौहर बीवी के होते हुए उसके घर को जो है वो बर्बाद करे। ये तो ट्रेंड बहुत आम, ये ट्रेंड आम हो चुका है। पैसों का लालच है, मादियत परस्ती है। खवातीन और लड़कियां, खासतौर पे यंग लड़कियां जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की मेजॉरिटी, देखिए सबको मैं नहीं कहती हूँ, सब मेरे पीछे पड़ जाते हैं, डॉक्टर नबीहा जो है सबको कह देती है, मैं सबको नहीं कहती हूँ। लेकिन जो आपके माशरे में चीज़ें हो रही हैं मुझे कम से कम वो तो कह लेने दें, मुझे वो तो सच बोलने दिया करें। और मैं किसी भी मामले पे बगैर रिसर्च के बात नहीं करती। मेरे पास पूरी रिसर्च मौजूद है कि यहाँ पर छोटे शहरों से आई हुई लड़कियाँ जो हैं लाहौर शहर में जो हॉस्टलाइज हैं उनके बहुत मामला शादीशुदा मर्दों के साथ जो वो चल रहे हैं। अब मुझे बताएं, बीवियों को तो पता ही नहीं है, बीवियां तो बेचारी घर में बैठी हुई हैं, उनको क्या पता बाहर शौहर जो है वो किसको पिक एंड ड्रॉप दे रहा है, किसकी जो है वो खर्चे उठाए हुए, किसकी जो है फीसें जमा करवा रहा है, क्या कर रहा है। घर में देने के लिए पैसा नहीं है और बाहर आपने जो है वो खवातीन रखी हुई हैं। धोखा क्यों देता है मर्द अपनी बीवी को?
अच्छा, बीवी कसूरवार है उसमें? ये मर्द धोखा नहीं दे रहा, मर्द लापरवाही कर रहा है, अच्छा, अपने साथ ज्यादती कर रहा है। एक औरत आपसे संभलती नहीं, दो दो औरतें आप अपने मत्थे डाल लेते हैं, उसके बाद आप चीखते हैं बैठ के, डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं। हार्ट अटैक इसीलिए मर्दों को ज्यादा होता है कि इन्होंने रश लगाया हुआ दिल में, अब वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। हाँ, हार्ट अटैक इसीलिए होता है। अगर हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं तो खवातीन की तादाद जो है वो एक ही रखे, एक ही रखे। एक औरत के साथ जो मर्द वफा करता है, मैं उसको मर्द मानती हूँ, मैं उसको मर्द ही नहीं मानती जो हर औरत के पीछे जाने की जो है वो कोशिश करे। वो मर्द ही नहीं है मेरी नज़र में, मर्द की शान ही नहीं है कि औरत के पीछे जाए या औरत को जो है वो इतनी एक्सेस दे कि औरतें बैठी हुई जो है वो बातें करें। यस, मर्द है ही वो जो एक औरत के साथ जिंदगी गुजार के दिखाए। भाई एक औरत को बर्दाश्त करके दिखाए ना, पता लगे कि भाई आपने साइकोलॉजिकली आप इतने स्ट्रांग है कि एक औरत के साथ चल रहे हैं। देखिए, पावर बैंक जो है वो कोई भी इस्तेमाल कर लेता है, ऐसे मर्द पावर बैंक की तरह करते देखा है, नहीं करना चाहिए। अब आके ये ट्रेंड हुआ है, ये अब आके ये ट्रेंड हुआ है। हमारे वालिद की जिंदगी में बस हमारी माँ ही थी, बिल्कुल ऐसे और ही कोई नहीं था। अब भी हमारे खानदान में जो है वो हमने 20-20 सालों से, 30-30 सालों से एक ही बीवी के साथ जो है लोगों को जिंदगी गुजारते हुए देखा है। मतलब मेरी फुप्पो हैं, मेरी खालाएं हैं, मेरी जो है वो चाचू हैं, एक ही बेगम है। 20-20 साल हो गए, 25-25 साल हो गए। लेकिन अब आपने ये कह दिया कि वो मर्द ही नहीं है जिसने इतनी सारी नहीं, नहीं नहीं, मैं ऐसे लोगों को जो है वो मैं मर्द कंसीडर नहीं करती। मर्द बहुत, मैं मर्द की बड़ी शान है, करेंगे मुझ पे तनकीद तो हर वक्त होती है। यहाँ तो एक मर्द की तीन किसी को वो फ्रेंड कह रहे हैं, किसी से शादी कर रखी है। नहीं, देखिए, शादी करना इज अ डिफरेंट थिंग। ऑफिस में दिल बहलाने के लिए है, ये गलत है। आपने कह दिया। तो आप मुझे बताएं, ये मर्द है जिसने ऑफिस में दिल बहलाने के लिए अलग रखी हुई है, बाहर अलग रखी हुई है और घर में अलग रखी हुई है? हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है, एग्री करती है ना? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। बाहर फिरने के लिए एक अलहदा खातून है, दफ्तर के लिए एक अलहदा खातून है। तो ये तो खिलौना समझ लिया ना। औरत ने एक्सेस दे दी, औरत ने अपनी इज्जत खो दी है। बेसिकली औरत उसको अवेलेबल है तो वो औरतों के पास जा रहा है। एक एक मर्द के साथ जो है वो 8-8 औरतें लगी हुई हैं। तो मुझे बताएं, ये 8 औरतें आई कहाँ से हैं? चले 4 औरतें भी हैं। अच्छा, चले फिर बंदा कहता है कि अच्छा कोई खूबसूरत है तो बड़ा शायद कोई, किसी की स्माइल पसंद है, किसी के बाल पसंद है, किसी की चाल पसंद है, किसी का बैठना उठना खाना पीना पसंद है। मतलब अजीब कॉन्सेप्ट है मर्दों का भी और औरतों का भी। औरतें भी यही कर रही हैं, औरतें भी तो उन्हीं मर्दों के साथ जो है वो लगी हुई हैं, तो उनको भी तो पता है। अच्छा, एक औरत को दूसरी की औरत की खबर नहीं है, दूसरी को तीसरी की खबर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताऊं, मर्द साइकोलॉजिकली अगर एक से ज्यादा औरतों के साथ इन्वॉल्व होता है तो जो औरत उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है उसको सबसे पहले पता चलता है कि ये मर्द बदल रहा है। और यही मर्द के साथ होता है, जब कोई औरत उसको धोखा दे रही होती है तो मर्द को फौरन पता चल जाता है, औरत फौरन पकड़ी जाती है। आपको पता है, औरत ज्यादा देर तक अपना अफेयर नहीं छुपा सकती, मर्द छुपा सकता है, लेकिन फिर वो भी पकड़ा जाता है। मुझे लगता है कि बीवी जो है ना, उसको सबसे पहले सब चीजें पता चल जाती हैं अगर वो आपके साथ लॉयल है तो। बिल्कुल। तो फिर क्या करना चाहिए? लड़ाई झगड़े करने चाहिए या बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए? क्योंकि बड़े बूढ़े घर में ये भी कहते हैं अच्छा जो कर रहा है करने दो, सब्र कर लो, वापस तो घर ही आना है। तो क्या बड़ों की इस सजेशन को मान लेना चाहिए? नहीं, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है कि जो कर रहा है उसे करने दो? आपने तरबियत ही नहीं अच्छी की उसकी। अगर आपने अच्छी तरबियत की होती तो जो बेटी वो किसी की आप अपने घर में लेकर आए हैं, वो अपना कंफर्ट जोन छोड़कर आपके घर में आई है, वो इसलिए आई थी कि आपका बेटा बाहर 10 लड़कियों के साथ जो वो चक्कर चलाए। मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगी अगर मैं इस जगह पर रहूंगी तो। मैं तो ऐसे मर्द के साथ बिल्कुल जिंदगी नहीं गुजार सकती जिसके बाहर भी 4-5 जो है वो अफेयर हो। ये और बहुत सारी खवातीन को पता होता है कि उनके मियां का अफेयर है, उनके पास मोबाइल में तमाम सबूत भी होते हैं, फिर भी चुप करके बेचारी बैठी रहती हैं। अच्छा, जब बच्चे हो जाते हैं ना तो बच्चों के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। करना चाहिए। क्या करेंगे? नहीं करेंगे तो बच्चे लेके कहाँ जाएंगी? घर वालों के पास जाएंगी तो घर वाले जो है वो नहीं रखेंगे। बाहर जो है वो अकेली रहेंगी तो माशरा जो है वो जीने नहीं देगा। यहाँ तो अकेली औरत बच्चों के साथ हो तो उसको किराए पे घर नहीं देते, तो वो औरत कहाँ जाएगी? फिर एक टाइम पे हमारे सामने 2 तरह की औरतें, एक मजलूम भी है बेचारी, जुल्म सहती जाए है, और एक वो भी है जो मर्जी कर रही है। तो फिर क्या नतीजा क्या निकला कि औरत ही औरत की दुश्मन है। ये टैग नहीं है, ये लाइन नहीं है, ये हकीकत है। औरत ही औरत का घर बर्बाद कर रही है। कोई दूसरी औरत सास के रूप में है तो वो बहू की दुश्मन है, बहू के रूप में है तो सास की दुश्मन है, नंदे हैं, देवरानियां हैं, जेठानियां। मर्द कहाँ लड़ते हैं मुझे बताएं? मर्दों की दोस्तियां भी फॉरएवर चलती हैं, लेकिन औरत की दोस्ती भी फॉरएवर नहीं है। औरत या तो अपनी सहेली को इतना मौका दे देगी, सहेलियां ही घर बर्बाद कर देती हैं। अपनी बहनों को जो है वो घर बुला लेंगी। तो सहेलियां भी सोच समझ के बनानी है। बिल्कुल, सहेलियां सोच समझ के बनानी है। सहेलियों को घर तक भी नहीं आने देना, घर तक बिल्कुल नहीं आने देना। अपने मियाँ तक भी रसाई नहीं देनी। मियाँ तक तो बिल्कुल रसाई नहीं देनी। यहाँ तो बिल्कुल जो है वो जितनी कोई क्लोज फ्रेंड है, जितनी मर्जी कोई क्लोज बेस्ट फ्रेंड भी हो, बेस्ट फ्रेंड भी हो, नो वे। मशवरा नहीं है ये, आप ये समझ लें ये रेड लाइन है।
नसीहत है, ये रेड लाइन है। जिस दिन आपने अपनी सबसे करीबी तो दोस्त हमारे को यहाँ तो ट्रेंड है कि चलिए जी आप अपनी दोस्त को बुला लें, हस्बैंड के साथ बाहर खाना खाने जा रही हैं, गलत कर रही हैं आप, गलत कर। आपके हस्बैंड का नंबर आपकी दोस्त के पास भी है, जब मर्जी उनसे बात हाँ कर भाई वो कहाँ पर है, वो क्या कर रही है, आपका क्या मकसद बनता है जो है वो भाई को कॉल करने का? आपका तुक ही नहीं बनता कि आप किसी के घर में जो है वो कॉलिंग करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके भाई से जो है वो सिंपैथीज वसूल करती हैं, फिर जो है वो उनको पैसों की जरूरत पड़ जाती है, फिर घर में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। फिर जैसे ही मर्द जो है वो बुरे वक्त में किसी औरत का साथ देता है, वो औरत उसके साथ ही चिपक जाती है। अब बताएं ना, मैं औरत का क्या करूं? फिर लोग कहते हैं कि यहाँ पे आप औरतों के बारे में बात करती हैं, तो मैं किसके बारे में बात करूं? औरत का घर बर्बाद कर रही है, औरत ही हसद कर रही है, औरत ही जलन का शिकार है, औरत ही सब दोनों में से आप गलत किसको ज्यादा समझती है? इस पे मैंने बात करनी है। औरतें गलत हैं जी, औरतें गलत हैं। मर्द तो जो गलत हैं वो तो देखिए, अब हम खुद भी औरतें हैं, ऐसे तो ना कहें। मैं ब्रेक पे चलते हैं जी, आके बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं ख्वातीन और मर्दों के धोखा देने की। दो लोग हैं ना, मर्द और ख्वातीन। आप बार बार ब्लेम कर रही हैं खातून को, क्यों? इसलिए ब्लेम कर रही हूँ कि एक मर्द की जो ट्रीटमेंट है ना, उसको मर्द को 4 शादियों की इजाजत है, याद रखिएगा। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। मर्द को 4 शादियों की इजाजत है, औरत को कोई शादी की इजाजत नहीं है कि एक मर्द के होते हुए जो है वो दूसरी शादी कर सकती है। उससे जब तक तलाक नहीं लेगी दूसरी शादी नहीं करेगी। मैं नहीं कह रही, इस्लाम कह रहा है। इट्स मीन कि अल्लाह को मर्द की कैपेसिटी के हवाले से पता था, साइकोलॉजिकली भी और आपकी जो है वो फिजिकल डिमांड के हवाले से भी। अगर एक औरत इस चीज को नहीं समझ रही ना, तो वो गलती कर रही है। यहाँ पे एक औरत को ये समझना होगा कि शौहर को 4 शादियों की इजाजत क्यों मिली। इसी पे बैठ के जरा डिबेट कर लें और बात कर लें कि क्यों मिली। क्योंकि एक औरत शायद उस तरीके से जो है वो मर्द को ट्रीट नहीं कर सकती है, इसीलिए शादियों की इजाजत थी। लेकिन यहाँ तो लोगों ने अपने अफेयर्स बना लिए, यहाँ तो लोगों ने जो है वो जिनाकारियाँ शुरू कर दी, यहाँ तो लोगों ने बदकारियाँ शुरू कर दी, जिसकी वजह से घर भी टूटे, ताल्लुकात भी जो है वो डैमेजेस हुए। अच्छा, अगर मर्द दूसरी शादी कर ले तो वावेला मच जाता है। मर्द की दूसरी शादी जुर्म नहीं है, लेकिन मर्द की शादी उस वक्त जुर्म है जिस वक्त बहुत सारी खवातीन की नॉन फेवरेट हो जाएंगी। आप कह रही हैं नहीं, मैं आपको बता रही हूँ जुर्म नहीं है। अगर वो अपनी बीवी को एतमाद में लेकर बीवी से पूछ के करता है, या बीवी की कोई ऐसी बात है कि जो उसको पसंद नहीं है और बीवी बार बार बताने के बावजूद भी नहीं कर रही। अगर आपकी बीवी अच्छी है और आप फिर किसी दूसरी औरत के पास जा रहे हैं, तो आप उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। आप अपना घर नहीं बसा पाएंगे, क्योंकि एक बीवी की बद्दुआ अर्श हिला देती है। अगर बीवी बद्दुआ देने पर आ जाए, और बीवी बद्दुआ बहुत कम देती है जब तक उसका दिल ना दुखे, वो तकलीफ में ना आए। जिस तरह माँ बद्दुआ नहीं ना देती, इस तरह बीवी भी नहीं देती। बाप की बद्दुआ और बीवी की बद्दुआ अर्श हिला देती है। और ऐसी औलाद जो बाप की नाफरमान हो और जो बीवी का नाफरमान शौहर हो, कि दूसरी औरतों में मुलव्विस हो और उसको टाइम ना देता हो, उससे प्यार ना करता हो, उसकी जो है वो हकूक पूरे ना करता हो, तो ऐसा मर्द जो है वो कभी ना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकता है, ना वो कामयाब हो सकता है, वो सिर्फ जलील हो सकता है। और धोखेबाज मर्द की निशानियां भी बता दें, धोखेबाज औरत की निशानी भी बता दें। घर बैठी औरत भी धोखा दे सकती है। बिल्कुल दे सकती है। कैसे? औरत अगर शरीफ है तो वो सिर्फ घर में बैठी हुई शरीफ नहीं है, वो हर जगह शरीफ है। अच्छा, आप यहाँ बैठी हुई हैं, अगर आप शरीफ हैं, यहाँ पे भी शरीफ है। मैं पूरे जमाने में जो है वो घूमती हूँ, मेरा लोगों के साथ जो है इंटरेक्शन है। अगर मैं शरीफ हूँ तो मैं हर जगह शरीफ हूँ, सिर्फ घर की 4 दीवारी में नहीं। और अगर किसी ने कुछ करना है तो घर की 4 दीवारी से भी बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा जी, ये बात नहीं है, ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी होती है, शख्सियत होती है। मैं कहती हूँ आज का किरदार आपका मोबाइल बड़े रिलैक्स होते हैं, भाई मेरी बीवी तो सारा दिन कहीं जाती नहीं है, घर है, उसने क्या कर लेना है। आपका किरदार आपका मोबाइल फोन है आज के दौर में। आपका किरदार, आपकी शख्सियत जो वो ये नहीं है। आपका किरदार और आपकी शख्सियत आपके मोबाइल फोन में है, याद रखिएगा। जिसकी मोबाइल फोन तक मियाँ को और मियाँ की बीवी को एक्सेस मौजूद है, ये क्लियर लोग हैं। जब आपके घर वालों के पास आपका पासवर्ड मौजूद है तो आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत। अच्छा, एक औरत बड़ी कमाल, यहाँ पर मैं औरत की लाजमी तारीफ करूंगी कि एक औरत अपना मोबाइल फोन का पासवर्ड, एक्सेस, हर चीज मर्द को दे देती है, लेकिन जब वो मर्द के मोबाइल में घुसने की कोशिश करती है तो लड़ाई पड़ जाती है। अब यहाँ पे आके तो मर्द गलत है ना। जहाँ मर्द गलत है मैं मर्दों को गलत कहती हूँ, जहाँ औरत गलत है वहां मैं औरत को गलत कहती हूँ, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने साइकोलॉजिकल प्रोसेस को देखना है। मैंने ये नहीं देखना कि मुझे औरतें पसंद है या नहीं पसंद, या मर्द पसंद है या नहीं पसंद, ये बात नहीं है। हाँ, ना मैं पसंदीदगी पे बात करती हूँ। जी, अब हमने जाना है वाइंड अप की तरफ। जरा खवातीन को बता दें
कि अगर आपका मर्द जो है वो दूसरी औरतों में इन्वॉल्व है, आपको धोखा दे रहा है, तो ये चीज़ें निशानियां पक्की कर लें और फिर नज़र रखना शुरू कर दें? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगी पक्की कर लें और लड़ाई डाल लें घर में, ये काम नहीं करना आपने, लेकिन आप इस पर नज़र ज़रूर रखें। अगर मर्द जो है वो उसकी ज़ुबान बदल रही है आपके साथ, उसका बोलने का अंदाज और बदतमीज़ी आ रही है उसकी ज़ुबान में, तो आप ज़रूर देखें कि पीछे रीज़न क्या है, रीज़न तलाश करने की कोशिश करें। समथिंग इज़ रॉन्ग लाजमी तौर पर। जब आप उसको जहर लग रही हैं और वो आपकी तारीफ भी नहीं कर रहा है और आप तैयार होकर भी उसको दिखा रही हैं कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, और वो अपने मोबाइल फ़ोन में या किसी और काम में बिजी है, तो समथिंग इज़ रॉन्ग, राइट? आप देखें कि कोई प्रॉब्लम जो है वो मौजूद है। अगर शौहर जो है वो घर आके भी उसकी तसल्ली नहीं होती है और मोबाइल फ़ोन में रहता है, हर वक्त जो है वो इस चीज़ में जो है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है, उसको कोई परवाह नहीं है किसी भी चीज़ की, और आप उससे वक्त मांग रही हैं, तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम मौजूद है। आप इसको देखें, लेकिन जब तक सबूत ना मिले, जब तक आपके पास प्रॉपर सॉलिड सबूत ना हो, आपने लड़ाई नहीं डालनी घर में। उसकी वजह ये कि ये ना कह दीजिएगा कि डॉक्टर नबिहा ने ये सिम्टम्स बताए थे तो मैं अपने शौहर में तलाश करना शुरू कर दूं। घर का सुकून, औरत घर का सुकून बर्बाद नहीं करना, निशानियां बता दें। अच्छा, औरत जब बदल रही होती है ना, तो वो मर्द को इग्नोर करना शुरू करती है, जैसे मर्द इग्नोर करना शुरू करता है। मर्द की जुबान में तलखी आती है, औरत की जुबान में मिठास आ जाती है। अच्छा, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। अच्छा, अक्सर औकात कुछ मर्द भी ऐसे होते हैं जो अपनी जुबान में बहुत ज्यादा मिठास ले आते हैं कि मेरी बीवी को शक ही ना हो कि मैं बदल रहा हूँ। वो अपना प्यार की डोज जो है वो बढ़ा देते हैं कि इसको पता ही ना चले कि मैं इसको इतना प्यार दे दूं। खतरनाक, हाँ, वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये मर्द भी करते हैं, लेकिन ये औरतें जब कर रही होती हैं तो अक्सर औकात जो है वो अपने ऊपर से शक की वो चादर हटाने की कोशिश कर रही होती हैं। लेकिन जब तक सबूत नहीं है तब तक नहीं किसी पे शक करना, सबूत के साथ बात करनी है, दलाइल के साथ। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई बंदा बदल रहा है तो वो क्यों बदल रहा है। बगैर सबूतों के लड़ाई नहीं डालनी किसी ने भी। और दूसरी बात ये कि औरत बहुत कम बदलती है। औरत एक वफा का पैकर औरत को ऐसे ही नहीं कहा गया। औरत अगर एक मर्द के साथ वफादार हो जाए तो फिर कोई दूसरा मर्द उसको वरगला नहीं सकता। लाखों हजारों गंदे मर्द मिलके भी एक अच्छी औरत को खराब नहीं कर सकते, और एक बुरी औरत जो है वो हजारों मर्दों को खराब कर सकती है, अच्छे मर्दों को, कि जो ईमान वाले भी हैं उनके ईमान को भी खराब कर सकती है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अपने बेटे को नसीहत करते हैं कि बेटे औरत के पीछे ना जाना, आधा ईमान चला जाएगा। औरत आधा ईमान ले जाती है मर्द का। सोचें कि क्या जो है वो अल्लाह ने जिनसे मुखालिफ में जो है वो अट्रैक्शन बनाई है। तो प्लीज़ अपने घरों को सेव करें। अपनी बीवियां जो सब कुछ छोड़ के, अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आपके घरों में आई हैं, उनकी कोई इज्जत करना सीखें, उनसे प्यार करें। उनको ही आप जो है वो कतरीना कैफ बना लें, उनको ही आप जो है वो आज की जो है वो ऐसी खूबसूरत औरत बना लें कि जो आपको पसंद है। उन पे पैसा इन्वेस्ट करें ना, उन्हें पार्लर लेके जाएं, उन्हें शॉपिंग कराएं, उनको मेकअप कराएं, परफ्यूम लेके दें जो आपको पसंद है। बाहर वाली को शॉपिंग जरूर करानी है, हाँ। घर वाली का ख्याल रखें ताकि आपका घर बसा रहे। और मैं समझती हूँ जो मर्द ऐसा करते हैं ना, अल्लाह उनके रिस्क में भी इजाफा करता है, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां भी पैदा करता है। और ये मर्द जहनी सुकून जो आज मर्द के पास नहीं है, इसकी सबसे बड़ी वजह मर्द खुद है, क्योंकि उसने एक से ज्यादा औरतों को अपनी जिंदगी में जगह दे रखी है। तो जहनी सुकून तो भाई बर्बाद होगा आपका। बिल्कुल ऐसे। और अगर आपकी बीवी बदतमीज है, जुबान दराज है, आपको बारहा समझाने से भी वो बाज नहीं आती है, तो फिर आप पे जायज है कि आप शादी कर लें। फिर आप पे जायज़ है कि आप शादी करें। चलें जी, थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। वी होप कि जो यहाँ पे मर्द हजरात सुन रहे थे उन्होंने तो डॉक्टर नबिहा की बातें बहुत गौर से सुन ली, और कैमरामैन हमारे मुस्कुरा भी रहे हैं। बट ये रियलिटी है जी, इसको समझें। आज समझ लेंगे तो आपके घर जो है महफूज भी रह जाएंगे, बच भी जाएंगे। दोनों तरफ से बराबर की चीज़ें हैं जी, दोनों तरफ गौर कीजिए और अपने घरों को महफूज रखिए। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी बहुत अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं जब डॉक्टर सी सेक्शन आपको रिकमेंड कर दे तो आप सिलेक्ट करना आपके लिए मुश्किल हो रहा होता है कि आप कमर में इंजेक्शन लगवाएं या फिर आपको एनेस्थीसिया वाला जो ऑप्शन है उसकी तरफ जाना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी दोनों सूरतों में कमर में बाद में दर्द रहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी एनेस्थीसिया जो है वो ज़्यादा नुकसानदेह है। बहुत सारे लोग कहते हैं कमर के इंजेक्शन की वजह से बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। तो आज प्रोग्राम में हम आपको ये जो है इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा देंगे। MBBS गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हमजा ज़िया ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एनेस्थीसिया सेफ नहीं है, कमर में जो इंजेक्शन लगाया जाता है सी सेक्शन के टाइम
वो ज़्यादा सेफ है। अब ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, आपके डॉक्टर के ऊपर आपको ट्रस्ट करना चाहिए कि वाकई अगर मैं कह रही हूँ मैंने कमर में इंजेक्शन लगवाना है तो लगवाना है। जी थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। ये बड़ा एक मैडम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और फीमेल्स बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं इस हवाले से कि हम लोग क्या करें, पूरी बेहोशी लें या फिर कमर में इंजेक्शन लगवाएं। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है उसमें आपकी जो अम्बलाइकस है, नाव से निचला हिस्सा जो है वो सुन्न हो जाता है और आप कॉन्शियस होते हैं। जो पूरी बेहोशी होती है उसमें यू आर टोटली अनकॉन्शियस। अब इसमें कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जैसे कि अगर आपकी हाई रिस्क डिलीवरी है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, प्लेसेंटा प्रीविया है या फिर ज़्यादा खून का ज़ाया होने का मसला होता है, तो उसके अंदर हम लोग पूरी बेहोशी प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आपका एक नॉर्मल जो है वो प्रेगनेंसी है और सी सेक्शन आपने करवाना है तो पूरी बेहोशी को हम लोग अवॉइड करते हैं। पेशेंट प्रेफरेंस भी इसमें देखी जाती है। कुछ फीमेल्स होती हैं उनको ऑपरेशन थिएटर फोबिया होता है, वो कहती हैं डॉक्टर साहब हम थिएटर में जाके परेशान ज़्यादा हो सकते हैं। उनको भी हमारी कोशिश होती है कि हम लोग पूरी बेहोशी की तरफ लेके जाएं। प्लस इसमें एक मिथ है जो कि बड़ी कॉमन है कि अगर एक दफ़ा कमर में इंजेक्शन लग गया तो फिर सारी ज़िंदगी शायद कमर में से दर्द नहीं जाएगी। तो हम बहुत कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपने जहन में ये चीज़ बिठा ली होती है तो फिर पेशेंट अगर हमें कंसेंट ना दे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मरीज़ की इजाज़त। हाँ, आप कहाँ कंफर्टेबल है। सम टाइम ये होता है ना, वो चीज़ें जो आप सोच रहे होते हैं वो होने लग जाती हैं आपके बिल्कुल साथ। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो इसके अंदर हम लोग पेशेंट से भी इजाज़त ले लेते हैं, प्लस उनको हम बड़े अच्छे तरीके से काउंसल भी कर देते हैं। मोस्टली जो 70% केसेस में दिया जाता है दैट इज़ दी स्पाइनल एनेस्थीसिया, यानी कि कमर में इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं और अगर ट्रेंड प्रॉपर डॉक्टर इसको लगाए तो कमर में दर्द के भी जो मामलात होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम देखे गए हैं। ठीक हो गया। सो अब ये आपके डॉक्टर ने डिसाइड करना होता है कि आपको कमर में इंजेक्शन लगना है। कौन से पेशेंट ऐसे हैं जिनको कमर का इंजेक्शन प्रेफर नहीं किया जाता? कोई रिस्क फैक्टर ऐसे हों कि जिनकी बुनियाद पर कि अच्छा आपको कमर में इंजेक्शन नहीं, आपको फुल एनेस्थीसिया की तरफ जाना चाहिए? सबसे पहले जनाब उसमें जो चीज़ देखी जाती है कि अगर आपको बैक स्पाइन का कोई मसला है, यानी अगर आपको वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हुआ है या आपकी स्पाइन का कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें अगर आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है जिसमें आपको कमर में इंजेक्शन से प्रॉब्लम हो सकती है, तो सबसे पहले तो ये इंडिकेशन आ जाती है कि आप नहीं लगाएंगे। दूसरी चीज़ें होती हैं कि एक होता है नॉर्मल सी सेक्शन और कुछ ऐसे सी सेक्शन होते हैं जिसमें रिस्क होता है कि आपकी जो आवल है, जो प्लेसेंटा है, वो ज़्यादा यूट्रस के साथ जुड़ी हुई है। प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा एक्रीटा, इस तरह के टर्म्स के अंदर इनको डिफ़ाइन किया जाता है। या फिर आपको जो खून है वो बहुत ज़्यादा आपका पतला है, जिससे जब आपको इंजेक्शन लगाया जाएगा तो खून वहाँ पे जमा होकर हीमाटोमा बन सकता है। तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग अवॉइड करते हैं कि हम लोग कमर में इंजेक्शन ना ही लगाएं। प्लस मरीज़ की मर्ज़ी उसमें लाजमी शामिल होनी चाहिए। कुछ मरीज़ खुद हमें लिख के देते हैं कि हमें पता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हम फिर भी पूरी बेहोशी लेना चाहते हैं बिकॉज हमारी जो घर की तरफ से प्रेशर है कि आपने नहीं लगवाना, तो दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न। अच्छा, ये टोटली सेफ है, इसके साइड इफेक्ट हो ही नहीं जो वो हम बाद में कहते हैं, लोग कहते हैं जी अच्छा मुसलसल इसमें कमर में दर्द रहना शुरू हो जाती है। सो इसमें क्या मिथ्स हैं, कुछ मैटर नहीं करता ये? मैं आपको बता देता हूँ जी। मोस्टली अगर आप एक प्रॉपर ट्रेंड डॉक्टर से लगवा रहे हैं, वो प्रॉपर प्रिकॉशंस ले रहा है, आपको प्रॉपर तरीके से हाइड्रेशन बेहतर रखी जा रही है, आपको कैल्शियम विटामिन डी की कमी नहीं है, बाद में आपकी जो पोस्चरिंग है वो भी ठीक रहती है, तो चांसेस बहुत कम है कि कमर में दर्द रहे। लेकिन अब आप मुझे खुद बताएं कि एक औरत है जिसको विटामिन डी कैल्शियम की कमी है ऑलरेडी, और वो उसके बाद अपने बच्चे को जो जब ब्रेस्ट फीड करवाती तब भी वो झुक के बैठी होती है, जिससे पोस्चर आपको पता है बहुत मैटर करता है। इसके अलावा अगर हम ये देखते हैं कि पहले से ही उनको कमर दर्द का या बैक एक का कोई मसला है, उन्होंने झुक के कोई काम करना होता है या उनको मसल स्ट्रेन है, अब उसका भी हम लोग मुद्दा जो है वो स्पाइनल एनेस्थीसिया पे डाल देंगे, तो ये एक क्या ये भी रीजन होती है कि अच्छा आपके 3, 4, 5 बच्चे हैं और बार बार आपको इंजेक्शन रिपीट हो रहा है, तो उसकी वजह से भी जी बिल्कुल। देखें, अब जब बार बार 3, 4 बच्चे हैं तो इसका मतलब है कि या तो 3, 4 दफ़ा आपने नॉर्मल डिलीवरी के ज़रिए वो बच्चा पैदा किया है, या फिर आपका पेट खोल के 3, 4 दफ़ा वो बच्चा निकाला गया है। तो इस केसेस के अंदर जो है वो आपके जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। ज़रा बार बार एक पेट खोलेंगे फिर उसको स्टिच करेंगे तो ये वीकनेस आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाती है। लेकिन ये कोई
इतना बड़ा मैं मसला कहूँ, कुछ लोगों को मैंने ये भी मिथ्स देखी है कि कमर ही नहीं सीधी होती। व्हाट दे से इसके इतना ज़्यादा मसला हो जाता है, कमर ही सीधी नहीं होती, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा रोज़ का ये काम होता है और इस तरह का तो कमर में इंजेक्शन अगर आप लगवा रहे हैं तो उसके बाद क्या आपको 2, 4, 5 महीने केयर करनी है? बैठ के काम नहीं करना, झुक के काम नहीं करना, सीढ़ियाँ नहीं उतरनी, हील्स नहीं पहननी, ज़्यादा चलना नहीं है, वॉक एक्सरसाइज नहीं करनी, भारी चीज़ें नहीं उठानी? ये आपका फिर जनाब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें, जब भी सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें एक होता है पोस्टपार्टम पीरियड, जिसको हम लोग आम ज़बान में छिल्ला भी कहते हैं। अब इसके अंदर फीमेल्स को ये कहा जाता है बेड रेस्ट करें जी, अपनी हाइड्रेशन बेहतर करें, अपनी खुराक बेहतर करें, न्यूट्रिशनल स्टेटस अपना बेहतर करें। उसकी वजह यही होती है कि जब आपकी बॉडी हील कर रही है, चाहे जहाँ पे स्टिचेस लगे हुए हैं वो वाली जगह, या फिर आपके जो बैक में इंजेक्शन लगा है, आप लोग अपने आप को रेस्ट दें ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ज़्यादा आप लोग फ़ौरन एग्रेसिव काम स्टार्ट कर देंगे तो स्टिचेस के ऊपर भी प्रेशर आएगा, कमर पे भी प्रेशर आएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप रेस्ट करें, अपनी हाइड्रेशन बेहतर करें, अच्छे सप्लीमेंट्स लें विटामिन डी, कैल्शियम के, ताकि आपके मामलात बेहतर रहें जनाब। सही। एनेस्थीसिया किन लोगों को दिया जाता है? और कुछ लोग तो कहते हैं कि बिल्कुल एनेस्थीसिया नहीं देना चाहिए, बच्चे के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है जी। देखें, जो पूरी बेहोशी होती है उसके कुछ अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। फ़ायदे में ये है कि आप टोटली अनअवेयर होते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन जाहिर है जब पूरी बेहोशी के अंदर आपको ड्रग्स दिए जाते हैं IV लाइन के ज़रिए, वो ड्रग्स भी आपको भी इफ़ेक्ट करते हैं, बच्चे को भी इफ़ेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ आपको सांस वाली नाली डाली जाती है, जब वो निकाली जाती है तो कुछ फीमेल्स को वहाँ पे जो है वो थ्रोट के अंदर इरिटेशन भी होती है। इसके साथ साथ आपको तकरीबन आधे पौने घंटे के ऊपर जो है वो वेंटिलेटर के ऊपर भी डाला जाता है, बिकॉज आपको मसनूई सांस दिया जाता है ना, पूरी बेहोशी में आप खुद से सांस नहीं ले सकते। तो ये सब चीज़ें की जाती हैं। तो इसके साथ साथ कुछ लोगों को बाद में जाके थ्रोट का इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों को जाके फ़ौरन पेन स्टार्ट हो जाती है। स्पाइनल एनेस्थीसिया का जो असर है वो तकरीबन 3 घंटे रह जाता है अप्रॉक्सीमेटली, तो आपको बाद में जाके पेन स्टार्ट होती है। लेकिन पूरी बेहोशी के अंदर आप जैसे एक्सट्यूबेट होते हैं, आपको होश आती है, आपको पेन फ़ौरन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, अगर आपको प्रॉपर पेन किलर्स ना दिए जाएँ। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जब हम पूरी बेहोशी भी देते हैं तो हम उसमें ड्रग्स की डोज बहुत कम रखते हैं ताकि वो बच्चे को इफेक्ट ना करे। ज़्यादा डोज अगर किसी ने गलती से दे दी तो उससे फिर बच्चे को भी इफेक्ट आता है। इसके लिए भी यानी आपको एनेस्थीसिया के एक्सपर्ट का जो है वो इंतखाब बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आप देखें, आप जब बच्चा पहली दफ़ा आता है माँ के पेट से बाहर तो सबसे पहले उसको क्या करवाया जाता है? उसको रुलाया जाता है, ताकि वो रोएगा तो उसकी जो है वो मामलात बेहतर होंगे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं इसमें। अगर आप उसको ज़्यादा ड्रग्स माँ को दे देंगे जिससे बच्चा जो है वो ज़्यादा जो है वो सोने की तरफ जाए या वो हाइपोटोनिया के अंदर जाए तो उससे फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये भी बता दीजिएगा कि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि इन दोनों चीज़ों में से सिलेक्शन जो है वो आपका डॉक्टर कुछ सजेस्ट कर रहा होता है, आपको डॉक्टर की राय पे कितना अमल करना चाहिए? मेरा वैसे आपको मशवरा यही होगा इसमें कि डॉक्टर्स जिन पे आपको यकीन हो, ट्रस्ट हो, जो आप समझते हैं कि आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनको तजर्बा आपसे ज़्यादा, और जो डेली की बेस में पूरी बेहोशी वाले पेशेंट्स भी और स्पाइनल वाले पेशेंट्स दोनों के दोनों पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, आई थिंक सो कि आपको उन पे ट्रस्ट करना चाहिए। ठीक हो गया। अगर आप उनकी जगह पे अपने किसी मोहल्ले वाले बंदे का या फलाने किसी अपनी दाई का या जी, वो तो आपको बिल्कुल कोट करेंगे तो वो मेरा ख्याल है कि आई थिंक सो कि गलत डिसीजन ले रिस्क सकते हैं। फैक्टर बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, बाद में आपके पोस्चर कितने मैटर करते हैं? आपका सोना, उठना, बैठना, अगर मुसलसल आपको घर में काम करना पड़ रहा है तो आपको करना क्या है? केयर किस तरह से करनी है? सोते हुए अपने बैक का कैसे ख्याल रखना है? बैठना कैसे है? मुसलसल अगर आपको किचन में खड़ा होना पड़ रहा है तो फिर आपको क्या करना है? जी, उसमें जो हमारी पोस्चरिंग होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम नॉर्मल स्पाइन को भी देखें तो उसमें एक नॉर्मल कर्वेचर होता है, लेकिन माजरत के साथ हम लोगों की रूटीन ऐसी होती है कि अगर हम बैठ भी रहे हैं तो हम ऐसे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। अगर माएँ जो हैं जिनके बच्चे जिनको ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं वो भी झुक के करवा रही हैं, तो इसमें लाजमी आपकी कमर पे सपोर्ट, आपका अपराइट पोस्चर और आपका रेगुलर रेस्ट, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कभी भी आप अपने जिस्म के साथ जब ज़्यादती करते हैं तो वो आपका जिस्म आपको, चाहे आपको ना भी कमर में इंजेक्शन लगाओ, आपने देखा होगा जो फीमेल्स बेचारी जिनके पोस्चर ठीक नहीं होते उन बेचारियों को बाद में दर्द निकल आती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से नहीं निकलती। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी बैठें अपराइट पोस्चर हो, आपकी बैक पे सपोर्ट हो। जब आप कोई भी ऐसा काम करें ज़्यादा देर झुके मत। आप अगर 2 घंटे, जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आप फ़ोन यूज़ करें थोड़ी देर के लिए, जब आप अपना सर सीधा करते हैं आपको पता चलता है
कमर में दर्द स्टार्ट हो जाती है, गर्दन में। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जैसे कि आपकी पोस्चरिंग हो। और व्हाट आई ऑलवेज से टू माय पेशेंट्स इज के प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। ऑब्वियसली आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि इन द लॉन्ग रन आगे जाने से आप मसाइल से बच सके। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैं जनाब मैसेज लोगों को यही देना चाहूँगा कि आप लोग कोशिश ये करें कि किसी भी मिथ, किसी भी ऐसी चीज़ पे जो कि आप लोगों ने सुनी सुनाई बातें हैं, आजकल माशाल्लाह ये जो इतना ज़्यादा माशाल्लाह डिजिटल मीडिया स्ट्रॉन्ग हो गया और आप जैसे लोगों का मैं बड़ा मशकूर हूँ कि जो कि डॉक्टर्स को जो कि इस चीज़ के लिए मतलब ट्रेंड हैं, आप उनको बुला के पूछते हैं। तो इस तरह के मैसेजेस को स्प्रेड करें ताकि अगर कोई बंदा गलत डिसीजन ले रहा है किसी गलत बंदे के पीछे लग के, तो उसको पता चल जाए। मकसद भी ये अवेयरनेस ही होता है कि हम बुला के लोगों को बता सके कि उनको अपने लिए अगर कुछ सिलेक्ट करना है तो आपको माहिर डॉक्टर के पास जाना है और अपने डॉक्टर की राय को ही आपको जो है वो प्रेफरेंस देनी है। थैंक यू सो मच जी, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ आ रहे हैं जी। पहले हम स्पेशल बर्थडे की तरफ जाएंगे। फ़हीम अहमद साहब की बर्थडे है, ग्रुप हेड हैं क्रिएटिव 24 और 42। सो फ़हीम से आपको हम सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। ये हमारे 24 पर, सिटी 42 पर जितने भी आप न्यूज़ के प्रोग्रामिंग के सेट डिज़ाइन वगैरह देखते हैं, सबके पीछे फ़हीम साहब जो हैं उनका हाथ होता है जी। फ़हीम साहब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके लिए। अच्छा जी, इसके बाद एक और स्पेशल बर्थडे है जी नबील अहमद कंबू साहब की, जो कि असाइनमेंट एडिटर है सिटी 42 की। तो नबील को भी हम सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, बहुत सारी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात आपके लिए जी। हैप्पी बर्थडे। अच्छा जी, लिस्ट की तरफ आ जाते हैं। हाफिज मुदस्सिर अली की आज सालगिरह है। ईमान शहजादी की सालगिरह है। उसके बाद जी गुलाम अब्बास, अली हैदर, कायनात, सुफियान, और इसके बाद जी सलीबा इमरान की सालगिरह है। अली रज़ा और फातिमा तो ज़हरा, आप सब लोगों को बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अगर आपकी सालगिरह कल है तो आप भी हमें अपनी पिक्चर्स अपने नाम के साथ भिजवा सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और यस, कल का प्रोग्राम बहुत स्पेशल इसलिए है कि कल आपकी टेलीफोन कॉल्स 11:05 पर प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। कल लगेगी जी खुली कचहरी, बल्कि 10:05 पर कल लगेगी जी खुली कचहरी और डीजी फूड अथॉरिटी हमारे साथ मौजूद होंगे। आपके इलाके में अगर आपको शिकायत है किसी भी बेकरी यूनिट में नाकिस अगर चीज़ें तैयार की जा रही हैं, आपके इलाके में अगर खुला दूध जो फ़रोख्त किया जा रहा है नाकिस है, तो आप अपनी शिकायत कल के प्रोग्राम में हमारे तक पहुंचा सकते हैं। टेलीफोन लाइन 10:05 पर हम ओपन कर देंगे, तो लाजमी कल प्रोग्राम में आप भी शामिल होइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।